Hello everyone and welcome to Lawpolitan. Now we'll see that what has happened in our courts in the whole of September. हर वो important judgment या वो landmark judgment को हम लोग discuss करेंगे which can also come in your exams. Now the first case is of CPL Ashish Kumar Chauhan versus commanding officer. ये सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें डिवीजन बेंच बैठी थी। डिवीजन बेंच क्या होता है? डिवीजन बेंच होता है जब दो जजेस बैठ के डिसाइड करते हैं। ठीक है, जब भी दो जजेस होते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं डिवीजन बेंच। जब सिंगल जज होते हैं तो हम लोग कहते हैं सिंगल बेंच। ठीक है, और हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है 5 जज बेंच या उससे ज़्यादा की बेंच। ये चीज़ हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। नाउ इट्स योर होमवर्क टू टेल मी इन द कमेंट्स कि ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है कि 5 से ऊपर अगर जजेस हैं या 5 जज बेंच है तो ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाएगी। नाउ लेट्स सी व्हाट द केस वाज। इस केस में एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे जिनको HIV कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वाई? क्योंकि उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था एट अ मिलिट्री हॉस्पिटल, जहाँ पे गलत ट्रांसफ्यूजन के मेथड के वजह से उन्होंने उनके ब्लड स्ट्रीम्स में HIV पॉजिटिव ब्लड पहुंच गया एंड ही ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड HIV। इसी के लिए उन्होंने ऑब्वियसली केस फाइल किया और कोर्ट ने उन्हें 1.5 करोड़ का कॉम्पनसेशन भी दिया। कोर्ट ने ये करते हुए, इनको कॉम्पनसेशन देते हुए बोला कि द रिस्पॉन्डेंट्स यानी कि जो हॉस्पिटल है दे फेल टू डिस्चार्ज द ओनर्स दैट फेल अपॉन देम टू एस्टैब्लिश दैट ड्यू केयर was in fact exercised and all necessary care standards applicable at the time were complied with. As a result, it is held that respondents are liable to compensate the applicant for the injury suffered by him. तो कोर्ट ये कह रहा है बेसिकली ड्यू केयर नहीं लिया, मतलब कि क्या है कि नेग्लिजेंस था। तो अगर आप नेग्लिजेंट थे तो आपको ऑब्वियसली उसके बाद कॉम्पनसेशन देना होगा। Directions were also issued to central and state governments for enforcing the provision of the HIV Act. HIV Act का full form क्या है? Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome Prevention and Control Act 2017. इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत अच्छा एक्ट बनाया गया है, बट द प्रॉब्लम है कि इसके जो डायरेक्शंस है ना वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शंस 10 गाइडलाइंस ऑलमोस्ट या 10 से ज़्यादा गाइडलाइंस इनफैक्ट देते हुए बताया कि कैसे अब HIV जो है उसको एनफोर्स करना चाहिए उन प्रोविजंस को, बिकॉज ऑब्वियसली otherwise it's of no use. Now the next case is of Messrs Wipro Enterprises versus Messrs Mirias Soaps and Chemicals. अगेन ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये एक डिवीजन बेंच है जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस भट्टी की। अब इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं ट्रेडमार्क का। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? तो ट्रेडमार्क ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स का ये जो एम मार्क है येलो से लिखा हुआ, येलो बैकग्राउंड पे विद वाइट या वाइट बैकग्राउंड पे विद येलो, जो भी ये सब कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें अगर लिखा हुआ एम आपको कहीं दिख जाएगा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या है। यू विल ऑलवेज नो कि इट्स मैकडोनल्ड्स। ठीक है, अब इसको ये जो इनका साइन है ये इनका ट्रेडमार्क है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जो हमारा कोका कोला है, कोका कोला का जो जिस तरह से कोका कोला लिखा होता है, जो फॉन्ट है उसका, जो नाम है उसका, जो 2 कैपिटल C हैं और उसके बाद वो स्मॉल लेटर्स में बाकी हैं, ये सब पूरी चीज़ मिला के उनका ट्रेडमार्क है। अब कल को कोई और कंपनी खड़ी हो जाए, जैसे कि बर्गर किंग के साथ हुआ था। बर्गर किंग के साथ यही हुआ था कि उनकी एक जो उनका BK का साइन है वैसे ही एक और कंपनी खड़ी हो गई थी, स्टारबक्स जो है, तो वेरी फेमस केस स्टारबक्स का। तो ये यहाँ पे दिल्ली में सरदार बख्श के नाम से एक और चेन खुल गई थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि जो इनका लोगो है स्टारबक्स का, बिल्कुल वैसा ही लोगो बनाते हुए मेडन जो होती है, मेडन की जगह सरदार का उन्होंने डाल दिया था फोटो एंड बाकी सब कुछ वैसे ही रखा था। तो स्टारबक्स ने कहा कि भाई अगर कोई दूर से देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सरदार जी बख्श का है या स्टारबक्स का है, तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अगर कोई मैकडोनल्ड्स के साथ भी ऐसा ही करे कि
एम के नाम से एम का इनिशियल लेते हुए कुछ भी और नाम रखे, ठीक है, लेट्स से मोना ड्वेल्स करके कोई नाम रखता है, लेट्स जस्ट सपोज। अब वो क्या करते हैं कि नाम में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो एम है वो बिल्कुल मैकडोनल्ड्स वाला कॉपी कर लेते हैं। तो मैकडोनल्ड्स कह सकता है कि भाई इनको लोगों को ये लगेगा कि या तो ये मैकडोनल्ड्स है और या तो ये चेन जो है वो मैकडोनल्ड्स से रिलेटेड है। तो अगर आप कोई भी ट्रेडमार्क इस तरह का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन हो इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स, तो हम लोग ये कहते हैं कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। अब देखते हैं कि केस क्या है। विप्रो एंटरप्राइजेस का एक सोप आता था जो कि चंद्रिका नाम से है, और मारिया सोप ने भी एक ट्रेडमार्क यूज़ किया चंद्रा के नाम से, और सोप ही निकाला। वो जो सोप थे वो भी उनका पैकेजिंग सेम थी, उनके कलर सेम था, लिखने का तरीका सेम था, एवरीथिंग वो सिमिलर। तो विप्रो ने केस किया कि भाई हमारा जो ये साबुन है चंद्रिका नाम से, दिस इज़ वाइडली नोन। और ये जो चंद्रा विच इज़ अ वेरी सिमिलर नेम, ऑल्दो इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, लेकिन वो ये कह रहे थे विप्रो वाले कि कन्फ्यूजन हो सकता है, और क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है और इनका ट्रेडमार्क वापस लिया जाए। तो केरला हाई कोर्ट में जब केस फाइल हुआ तो केरला हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, क्योंकि चंद्रा और चंद्रिका दोनों रजिस्टर्ड है और चंद्रा भी रजिस्टर हो चुका है, तो हम ये नहीं मान रहे हैं कि यू कैन सू इट फॉर इन्फ्रिंजमेंट। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन नॉट बी स्यूड फॉर इन्फ्रिंजमेंट, केरला हाईकोर्ट ने ये बोला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मुद्दे पे तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक की रिस्पोंडेंट्स को रिस्ट्रेन कर दिया है ट्रेडमार्क या ट्रेड नेम चंद्रा यूज करने से। अभी सिर्फ और सिर्फ एक रिस्ट्रेन ऑर्डर आ गया है। अब हम लोग देखेंगे इवेंचुअली कि आगे इस केस में क्या होता है, बट येस इट्स इंपॉर्टेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडमार्क इज व्हाट बिकम्स क्लियर हियर। अब एक और आईपीआर का केस है, ये है आपका कॉपीराइट से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इस केस का नाम क्या है, द भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट इंडिया वर्सेस दिस पर्टिकुलर वेबसाइट https bhagavatam.in एंड फर्दर, ठीक है, एंड अदर्स। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है और ये जो बेंच थी वो सिंगल जज बेंच थी बाय जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। अब इसमें क्या हुआ था, एक ट्रस्ट है भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, वो लोग अपने जो जितने भी हम लोग के रिलीजियस बुक्स हैं हिंदुइज्म से रिलेटेड, वो उनके समरीज, एक्सप्लेनेशंस, मीनिंग्स, इंटरप्रिटेशंस, इसकी बुक्स निकालते हैं, ठीक, और इसको मार्केट में बेचते हैं। एंड ऑब्वियसली जब वो लोग इसको सेल करते हैं तो उनको उससे कमर्शियल गेन होता है, रॉयल्टी मिलती है, और वो उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं। अब कुछ लोग इन्हीं बुक्स को वापस से रीसेल करने लगे, एकदम सेम कंटेंट लेते हुए, बस अपना नाम डाल दिया, कंटेंट सेम। तो इन लोग ने केस किया और कहा कि भाई इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है ये, और रिस्ट्रेन किया जाए, परमानेंट इंजंक्शन मांगा टू रिट्रेन द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स, डैमेजेस लेने के लिए, रिटेंशंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट एटसेट्रा अगेंस्ट दीज वर्क्स being original copyrighted works. The plaintiff earns the royalty from sale and commercial exploitation of the said works. तो प्लेंटिफ जो ट्रस्ट है उसने कहा कि भाई ये हमारा ओरिजिनल वर्क है, हमारा कॉपीराइट है, और हम इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आप भी सेम बुक्स या सेम चीज़ सेल करने लगेंगे जो जिस पे हमारा कॉपीराइट है, तो हमारा काफ़ी सारा जो कमर्शियल फ़ायदा है वो तो आपके पास पहुंच जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। तो कोर्ट ने ये कहा इस बात पे, जो सामने वाली पार्टी थी उसने कहा कि भाई स्क्रिप्चर्स पे कोई कॉपीराइट नहीं होता। तो कोर्ट ने इस बात पे कहा कि द भगवत गीता अलॉन्ग विद अदर स्क्रिप्चर्स लाइक भागवतम विच आर रिटन अबाउट बाय द ऑथर आर ऑल इन पब्लिक डोमेन। ये सब पब्लिक डोमेन वर्क्स हैं एंड देयर कैन बी नो कॉपीराइट क्लेम्ड इन द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स पे कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक ने भगवत गीता लिखी है तो दूसरा इंसान भी भगवत गीता लिख सकता है, एक और पब्लिशर्स भी हो सकते हैं जो भगवत गीता प्रिंट करके सेल कर रहा। हाउएवर एनी अडेप्टेशन ऑफ द सेड वर्क इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन, समरी, मीनिंग, इंटरप्रिटेशन और क्रिएटिंग एनी ऑडियो विजुअल वर्क, यानी कि अगर हमने, एक तो ये हुआ कि गीता अपने आप में जो टेक्स्ट है वो है, लेकिन उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसको समराइज किया जा रहा है, उसके इंटरप्रिटेशन दिए जा रहे हैं, तो इन सब पे कॉपीराइट बनता है। क्यों? क्योंकि ये सब आपका काम है, आपका अपना काम है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर, दिस इज हाउ यू आर इंटरप्रिटिंग इट और एक्सप्लेनिंग इट। तो यहाँ पे आपको कॉपीराइट मिलेगा।
ऐसे ही यानी ऑडियो विजुअल वर्क, जैसे कि हम लोग ने देखा कि रामानंद सागर की रामायण या बी आर चोपड़ा का महाभारत, ये अडाप्ट किया गया ना, इसको ड्रामेटिक वर्क्स में कन्वर्ट किया गया, लिटरेरी वर्क को ड्रामेटिक वर्क में कन्वर्ट किया गया, क्रिएटेड बाय ड्रामा सोसाइटीज बेस्ड ऑन दी स्क्रिप्चर्स, बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क, ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये एक वर्क से दूसरे वर्क में, would be entitled to copyright protection, being original work of the author themselves. यहाँ पे ऑथर का ओरिजिनल वर्क आ गया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि गीता में जो लिखा है वो हमने लिखा है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका तो हमारा है ना, तो उस पर हमारा कॉपीराइट है। Thus, there can be no objection in the actual reproduction of the text of श्रीमद् भगवद गीता और सिमिलरली अदर स्पिरिचुअल बुक्स। तो अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर, द मैनर इन विच द सेम इज इंटरप्रेटेड by different gurus, spiritual teachers, being varied in nature, copyright does vest in respect of the original parts of the literary work which preach, teach or explain the scripture. तो जब वो वाला लिटरेरी वर्क है जो आपका खुद का है तो यहाँ पे कॉपीराइट एग्जिस्ट करेगा। तो कोर्ट ने एक्स पार्टे एट इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर दिया इस केस में। अभी सिर्फ इंजंक्ट किया है, आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। नाउ जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये भी डिवीजन बेंच है, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता। इसमें क्या हुआ कि जो स्टेट ऑफ केरला है इसने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उसने ये कहा कि जो प्री मैच्योर रिलीज होती है ना प्रिजनर्स की, फॉर एग्जांपल अगर किसी को 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है और वो बहुत अच्छा कंडक्ट दिखाता है तो गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकते हैं, और हो सकता है वो 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट से सिंपल इम्प्रिजनमेंट बन जाए या 5 years की रिगरस इम्प्रिजनमेंट बन जाए। इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कि, और प्रीमेच्योर रिलीज भी हो सकता है, या वो ये कह सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी, वो 5 years काट चुके हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट उनको कहें कि ठीक है यू कैन बी रिलीज्ड। तो स्टेट ऑफ केरला ने ये कहा कि कुछ ऐसे प्रिजनर्स होंगे जिनको प्री मैच्योर रिलीज नहीं मिलेगा। वो 3 कैटेगरीज हैं जिनको प्री मैच्योर रिलीज नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ केरला का ये ऑर्डर। दोज इन्वॉल्व इन हीनियस मर्डर्स, दोज हु कमिटेड मर्डर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड दोज हु कमिटेड मर्डर अलॉन्ग विद रेप। अगर ये ऑफेंस है जिसकी वजह से कोई इंसान अंदर गया है तो उसको प्री मैच्योर रिलीज नहीं मिलेगी, जितनी सजा है वो पूरी करनी पड़ेगी। अब ये जो ऑर्डर था ये डायरेक्टली तो चैलेंज नहीं हुआ है इस केस में, लेकिन इस पे सवाल उठा, ठीक है। तो कोर्ट ने एक नोट ऑफ कॉशन दिया, कोर्ट को बहुत पसंद नहीं आया ये ऑर्डर। क्यों? कोर्ट ने बोला कि ब्लैंकेट एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस फ्रॉम द स्कोप ऑफ ग्रांट ऑफ रेमिशन स्पेशली बाय वे ऑफ एन एग्जीक्यूटिव पॉलिसी is not only arbitrary but turns the ideals of reformation that run through our criminal justice system on its head. कोर्ट ये कहता है कि पहली बात, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी के थ्रू आप इतना बड़ा आर्बिट्ररी तरीका ला रहे हैं तो ये सही नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ये कहता है कि भाई लोग रिफॉर्म हो। अब यहाँ पे रिफॉर्मेशन का आइडिया तो आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उस इंसान को ये पता है कि अगर उसे 20 साल की सज़ा मिल गई है तो वो 20 साल जेल में ही रहेगा। अगर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई है तो वो पूरी लाइफ जेल में रहेगा। वो वहाँ पे गुड कंडक्ट के भरोसे से बाहर नहीं निकलेगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, कितना ही रिफॉर्म हो जाए, वो बाहर नहीं निकल सकता। तो क्या होगा? रिफॉर्मेशन तो अब कोई नहीं करना, मतलब पूरा फोकस ही हट गया। Classifying, or to use a better word, typecasting convicts through guidelines that are inflexible। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप टाइपकास्ट कर रहे हैं इन 3 तरीक़ों से इन 3 कॉन्विक्ट्स को, और इनफ्लेक्सिबल गाइडलाइंस दे रहे हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं बना रहे। बेस्ड ऑन द क्राइम कमिटेड इन देयर डिस्टेंट पास्ट कैन रिजल्ट इन रियल डेंजर ऑफ ओवरलुकिंग द रिफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल कॉन्विक्ट। और इसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि मान लेते हैं अगर किसी इंसान ने 19 या 20 ईयर्स की एज पे कोई जुर्म किया और उसको सज़ा मिल गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या उसको सज़ा मिल गई 20 साल की, तो पोटेंशली वो अपनी पूरी लाइफ जेल में काट देगा, है ना। तो रिफॉर्म होने का या ठीक होके बाहर निकले वो जल्दी करके, उस चीज़ का स्कोप ख़त्म कर देते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ नॉट अ गुड पॉलिसी। अब आया राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। Now, this is again a Supreme Court case. Justice B.R. Gawai, Justice Pardiwala and Justice संजय कुमार, इन लोग की बेंच थी। और इसमें क्या हुआ कि एक 15 year old का बॉय था, who was kidnapped and then murdered। रैंसम कॉल भी आया था।
और इसके चलते 3 लोगों को गिल्टी होल्ड किया था हाई कोर्ट ने और डेथ पेनल्टी भी दे दी थी। ठीक, यहाँ तक बात पहुंच गई। अब ऑब्वियसली जिन लोगों को डेथ पेनल्टी मिली उन्होंने अपील किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि जो पूरा का पूरा केस था वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे बेस्ड था। कोई आई विटनेस नहीं था जिसने किडनैपिंग या मर्डर देखा हो और कोई corroborative एविडेंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ circumstantial एविडेंस थे। The court observed significant gaps and discrepancies in prosecution evidence. Based on this, कोर्ट ने set aside किया conviction and sentences for all the accused. कोर्ट ने कहा कि भाई इतने कच्चे तरीके से एविडेंसेस पेश किए गए हैं, प्रोसिक्यूशन का केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो थ्रेशोल्ड है जो आपको पास करना होता है बिफोर कन्विक्टिंग एनीवन, और ना कि डेथ पेनल्टी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का केस बहुत वीक है और एविडेंसेस में बहुत सिग्निफिकेंट गैप्स हैं, तो कन्विक्शन और सेंटेंस को साइड रखा गया। लेकिन कोर्ट ने ये भी देखा कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो थी, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी, वो इतनी ख़राब हुई थी, इतना ज़्यादा एविडेंस लूज कर दिया था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई थी, कि कोर्ट ने कहा दैट वी मे नोट विद डीप एंड प्रोफाउंड कंसर्न the disappointing standards of police investigation that seems to be the invariable norm. कोर्ट ने कहा कि हर दूसरे केस में यही होता है कि इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत ख़राब हुई होती है। It is high time perhaps that a consistent and dependable code of investigation is devised. कोर्ट ने ये यहाँ पे सजेस्ट किया है कि भाई एक कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखिए जो कि मैंडेटरी और डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ for the police to implement and abide during the course of their investigation so that the guilty do not walk free on technicalities as they do in most of the cases in our country. कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ इसलिए क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स मिल जाते हैं अक्यूज को, एंड उन लोग को हम लोग को छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि आप लोग इतना एविडेंस लूज कर देते हैं इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की वजह से कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो चीज़ प्रूव ही नहीं होती, और थ्रेशोल्ड है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करो। तो अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं सही होगी, अगर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ही हम लोग एविडेंस लूज कर देंगे, सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, प्रोसीजर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो गिल्टी हैं दे विल वॉक फ्री। दिखेगा कि वो गिल्टी हैं पर फिर भी छोड़ना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो मीट ही नहीं होता है। तो इसी के लिए कोर्ट ने कहा कि कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिवाइस होना चाहिए। नाउ इज सुनील वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। जस्टिस हृषिकेश रॉय एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में क्वेश्चन ये था कि अगर कोई इंसान है जो अक्यूज है, ठीक है, उसके सामने उसके अगेंस्ट जितनी भी एविडेंसेस हैं वो प्लेस किए गए, लेकिन इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस नहीं बताए गए ऑन अकाउंट ऑफ पुटिंग द इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस टू द अक्यूज पर्सन। जब वो 313 के अंडर उसका एग्जामिनेशन हो रहा होता है, 313 के अंडर एग्जामिनेशन क्या होता है? पार्ट टू एग्जामिन द अक्यूज्ड बाय द कोर्ट बेसिकली। तो इसमें आपने बताया ही नहीं कि इस इंसान के अगेंस्ट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस क्या है, तो देयर कन्विक्शन विद द एड ऑफ सेक्शन 34 आईपीसी स्टूड विशिएटेड। क्या ऐसा होगा कि क्योंकि आपने इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस नहीं बताए एक इंसान को जो उसके अगेंस्ट हैं, तो जो कन्विक्शन है वो विशिएट हो जाएगा, यानी कि ये माना जाएगा कि गलत कन्विक्शन हुआ है और ट्रायल शुरू से शुरू किया जाएगा इस बार। क्या ऐसा है? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस बताए जाएं अक्यूज को व्हेन बीइंग एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 313? तो इसका कोर्ट ने कहा कि नॉट नेसेसरली। लेट्स रीड व्हाट द कोर्ट सेड. The legal position that emerges inter alia is that to enable an accused to explain the circumstances appearing in the evidence against him, all the incriminating circumstances appearing against him in the evidence must be put to him. कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये ज़रूरी तो है कि उसके अगेंस्ट जो भी इंक्रिमिनेटिंग है भाई उसको बता दो जिससे वो उस हिसाब से प्रिपेयर हो। But where there has been a failure in putting those circumstances, the same would not ipso facto vitiate the trial. पूरा का पूरा ट्रायल हम सिर्फ इस बात पे विशिएट नहीं कर देंगे, सिर्फ इस बात पे ख़त्म नहीं कर देंगे कि उसको ये नहीं बताया गया था कि उसके अगेंस्ट हर इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांस क्या है, unless it is shown that its non-compliance has prejudiced the accused. अनलेस आप ये प्रूव कर देते हो कि क्योंकि आपने अक्यूज को ये नहीं बताया पहले से, तो उसका जो पूरा ट्रायल है वो उसको
उसके अगेंस्ट प्रेजुडिस की तरह एक्ट किया है, उसको ये इन्फॉर्मेशन ना होना. Where there is a delay in raising the plea or plea is raised for first time in the court, it would be assumed that no prejudice has been felt by the accused. तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपको ये देखना है कि अगर उस इंसान को उसके अगेंस्ट जो इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो नहीं बताए गए, उससे वो प्रेजुडिस हो रहा है, तो विशिएट होगा. अगर प्रेजुडिस नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा ट्रायल विशिएट नहीं होगा. Now comes State of MP versus Bhupendra Yadav. सुप्रीम कोर्ट केस है जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस राजेश बिंदर. इसमें क्या हुआ था कि रिस्पोंडेंट को अक्यूज से स्टॉकिंग और अटेम्प्टिंग टू बिफ्रेंड अ कंप्लेंट हुई थी इनके अगेंस्ट, कि स्टॉक कर रहे थे और बिफ्रेंड करने की कोशिश कर रहे थे. अब ट्रायल जब शुरू हुआ तो क्या हुआ कि कंप्लेनेंट और विटनेसेस जो है वो हॉस्टाइल टर्न हो गए, यानी कि वो अपनी बात से पलट गए, अपने बयान से पलट गए, और एक कॉम्प्रोमाइज रीच हो गया बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट, रिजल्टिंग इन रिस्पोंडेंट्स अक्विटल. तो अक्यूज या रिस्पोंडेंट जो है उसको एक्विट कर दिया गया. इसलिए एक्विट किया गया, इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि भैया एक कॉम्प्रोमाइज रीच हो गया था और कंप्लेनेंट ने अपना जो केस था वो वापस ले लिया. अब क्या हुआ कि उसने एक एग्जाम दिया कंप्लेनेंट ने और उसे क्वालिफाई कर लिया एज अ कांस्टेबल. लेकिन क्वालिफाई करने के बाद भी उसको, क्योंकि उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस हो चुका था, उसे कहा गया अनफिट फॉर सिलेक्शन. इस बात पे उसने केस किया और कहा कि भाई जब हमें एक्विट कर दिया गया है तो फिर आप क्यों ये कह रहे हो कि हम अनफिट हैं फॉर सिलेक्शन. तो कोर्ट ने कहा कि इफ एक्विटल हैड ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन अ केस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और ऑफेंसेस ऑफ हीनियस और सीरियस नेचर, यानी कि अगर मॉरल टर्पिट्यूड की बात है, यानी कि ब्राइबली है, यानी कि एविडेंस इधर से उधर किया है, इस तरह की कोई मॉरल टर्पिट्यूड वाले केस है, या फिर कोई भी हीनियस या सीरियस ऑफेंस है, मर्डर है या अगेंस्ट विमेन है, इस तरह की कोई केस है, और आपको अक्विट किया गया, यानी कि आपका जो एक्विटल है, जो छोड़ा गया है, वो छोड़ा गया है टेक्निकल ग्राउंड पे. इसलिए नहीं कि पूरा केस हुआ, पूरा ट्रायल हुआ. एक तरीका क्या है कि भाई पूरा ट्रायल रन हुआ और कोर्ट ने सारी बातें सुनी, दोनों तरफ के एविडेंसेस, विटनेसेस सब देखे और बोला कि ये जो इंसान एक्स है, जो अक्यूज है, ये हम इसको एक्विट करते हैं क्योंकि हम इसको बाइज्जत बरी कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई केस नहीं बनता, ही इज़ नॉट गिल्टी. एक तो ये तरीका हुआ. दूसरा तरीका क्या हुआ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया है ना, या क्या कहते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं हो पाई है चीज़, या कॉम्प्रोमाइज कर लिया पार्टीज ने. दूसरा तरीका ये है एक्विट होने का. तो कोर्ट कह रहा है कि जब ये दूसरे तरीके से आप एक्विट होंगे ना टेक्निकल ग्राउंड्स पे, तो जो एम्प्लॉयर है उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो कंसिडर करे ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स अवेलेबल as to antecedents and may take an appropriate decision as to the continuance of the employee. In case where the employee has made a declaration truthfully of a concluded criminal case, the employer still has a right to consider antecedents and cannot be compelled to appoint the candidate. तो कोर्ट ये कह रहा है कि जहाँ भी इस तरह का केस है जहाँ पे एक्विट तो आप हो गए हैं लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे, तो जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसके पास ये पूरा ऑप्शन है कि वो बैठ के देखेगा, सोचेगा और अपना कॉल लेगा कि हाँ एक्विट तो कर दिया गया है लेकिन क्या हमें इसको एम्प्लॉयमेंट देना है. तो इस केस में जैसे कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम कांस्टेबल की पोस्ट इसको नहीं देंगे, तो ये ठीक होल्ड किया है. क्यों? क्योंकि ये एक टेक्निकल ग्राउंड पे एक्विटल मिला है इनको यहाँ पे. नाउ द केस ऑफ स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस भूपेंद्र यादव, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस राजेश बिंदर. इसमें क्या हुआ था, अपील फाइल की गई, वन अक्यूज्ड. अब इसमें बहुत सारे अक्यूज थे लेकिन जो 3 अक्यूज थे उनके केसेस जो थे वो सिमिलर किस्म के थे. इन 3 में से एक अक्यूज ने अपील फाइल की, जब उसको सज़ा मिल गई उसके बाद उसने आके अपील फाइल की और उसको रिलीफ भी ग्रांट हो गई. लेकिन उसके साथ साथ जो 2 और लोग थे, इन 3 में से एक ने तो अपील फाइल की, बाकी 2 ने अपील ही नहीं फाइल की, लेकिन उनको भी रिलीफ दे दिया गया. क्यों रिलीफ दे दिया गया? कोर्ट ने कहा कि व्हेन देयर इज सिमिलर और आइडेंटिकल एविडेंस ऑफ आई विटनेसेस अगेंस्ट 2 accused by ascribing them the same or similar role, the court cannot convict one accused and acquit the other. कोर्ट ये नहीं कर सकता है कि अच्छा दोनों पे सिमिलर केस है लेकिन एक को हम एक्विट कर दें और एक को हम कन्विक्ट कर दें, एक जेल में रहेगा उन्हीं सेम सर्कमस्टांसेस की वजह से, सेम एविडेंसेस की वजह से, और दूसरे को जेल में रखेंगे. ऐसे नहीं हो सकता. अगर हम एक्विट कर रहे हैं तो हमें दोनों को एक्विट करना होगा. In such a case, the cases of both the accused will be governed by principle of parity. Principle of parity लगेगी. अब principle का क्या मतलब है principle of parity का? This principle means that the criminal court should decide like cases alike.
एक से केसेस एक तरह का डिसाइड करो. लाइक केसेस शुड बी डिसाइडेड अलाइक. And in such cases, the court cannot make a distinction between the two accused which will amount to discrimination. आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. आप किसी को इसलिए जेल में नहीं रखेंगे कि तुम्हारा केस तो बिल्कुल वैसा था कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए, बट तुमने क्योंकि अपील फाइल नहीं की तो तुम जेल में रहो, और जिसने अपील फाइल की वो फ्री हो गया. तो कोर्ट कह रहा है कि हम ये नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते हैं. दोनों एक से केसेस हैं तो हमें एक ही तरह से डील करना होगा. That is all by the courts. Now, we would like you to like, share, and subscribe and see our channel for more such videos. हर महीने हम लोग आपको लीगल करंट अफेयर समझाएंगे, जिसमें बताएंगे कि क्या हुआ है. एंड ये सारे जो करंट अफेयर्स हैं, लीगल करंट अफेयर्स, दे विल हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स. सो प्लीज़ लाइक, शेयर